हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है और इसको लेकर के मैं आपका तैयारी करा रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि हर लेसन पे आपकी पकड़ हो, हर लेसन पे आपका अंडरस्टैंडिंग हो। तो कल मैंने वीडियो बनाया था पावर शेयरिंग के ऊपर कि पावर शेयरिंग बेल्जियम में कैसे अप्लाई किया गया और किस तरह से पावर शेयरिंग ला करके बेल्जियम की जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो लड़ाई था, उसको सॉल्व किया गया। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज जो टॉपिक है, जो सब टॉपिक है, वो ये टॉपिक है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, यानी कि बहुमतवाद श्रीलंका के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि श्रीलंका में जो पावर शेयरिंग है वो चीज तो नहीं हो पाया, लेकिन श्रीलंका में क्या क्या घटना घटा मेजोरिटेरियन के चलते, उसके बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा किया गया है। तो इस टॉपिक पे चर्चा करने से पहले, बताने से पहले, मैं एक कोटेशन रखना चाहूंगा। एक जेम्स मिल एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था जो स्कॉटलैंड का रहने वाला था, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल साइंटिस्ट था। उसने कहा था कि दुनिया का सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वो है डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी का कुछ ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक ये है कि अगर लोकतंत्र के अंदर, अगर डेमोक्रेसी के अंतर्गत अगर डाइवर्सिटी है और एक कम्युनिटी की तादाद ज्यादा है तो वहां पे जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। उसने अपने किताब ऑन लिबर्टी के अंतर्गत स्पष्ट रूप से मेंशन किया है और ये जो कोटेशन है दुनिया के कई सारे हिस्सों में बिल्कुल रेलेवेंट साबित हो रहा है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे यूरोप के वो कोई कंट्री हो, जो जहां डेमोक्रेसी है, जहां पे डाइवर्सिटी है, वहां पे जेम्स मिल का जो कथन है वो बिल्कुल प्रासंगिक, बिल्कुल जो है रेलेवेंस होता जा रहा है। तो आज हम लोग जानेंगे श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका में आखिर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन श्रीलंका के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा मैं श्रीलंका का ब्रीफली जो नॉलेज है ये मैं देना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि श्रीलंका साउथ एशिया का एक छोटा सा मुल्क है और यह इंडिया का नेबर कंट्री है। और श्रीलंका जो है 1948 में, यानी कि 1948 में अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हुआ था, यानी कि 1 ईयर बैक, एक साल पहले, 1 ईयर बिफोर, एक साल पहले हिंदुस्तान से श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ था और कोलंबो श्रीलंका का राजधानी है। और तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रीलंका एक छोटा मुल्क होते हुए भी एक बार वह वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का विजेता भी रहा है। तो ये हुई श्रीलंका की बात। उसके बाद से जो चौथा पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका में पंचायती राज भी वहां पे पाया जाता है। जिस तरीके से पंचायती राज इंडिया में है उसी तरीके से वहां पे छोटे छोटे गांव में पंचायती राज एक इकाई के रूप में कार्य कर रहा है। जो पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि श्रीलंका में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब आपके दिमाग में, आपके मन में यह सवाल आता होगा कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है ऐसा देश जहां पे सिंगल गवर्नमेंट हो, ऐसा देश जहां पे केवल एक गवर्नमेंट हो और पूरे देश को वो गवर्न कर रहा हो। इंडिया में एक गवर्नमेंट नहीं है, इंडिया में डबल गवर्नमेंट है। आपका सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर है, आपका स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर है। श्रीलंका में चीफ मिनिस्टर का कोई व्यवस्था नहीं है। श्रीलंका में प्रेसिडेंट होता है, श्रीलंका में प्राइम मिनिस्टर होता है और श्रीलंका एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। यहां पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यहां पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है।
जो 6वां जो पॉइंट है जो मैं आपको श्रीलंका के बारे में बताना चाहता हूं कि श्रीलंका जो है 9 प्रोविंसेज यानी कि 9 प्रांतों में बटा हुआ है। छोटे छोटे प्रोविंसेज में श्रीलंका 9 प्रोविंसेज में बटा हुआ है और श्रीलंका के अंदर 25 डिस्ट्रिक्ट है। श्रीलंका के अंदर 25 डिस्ट्रिक्ट है। तो ये हो गया श्रीलंका के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर क्या कारण है कि 10th क्लास के सिविक्स में, 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस में श्रीलंका के स्टोरी को क्यों रखा गया है। तो उसका जवाब हम लोग यहां से लेंगे। पहले आते हैं कंपोजिशन के ऊपर कि श्रीलंका में एथनिक कंपोजिशन क्या है। एथनिक मीन्स होता है संजातीय, जातीय कंपोजिशन, यानी कि वहां पे डिफरेंट कम्युनिटी कौन कौन है। इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग हैं और रिलीजन के अंदर भी डाइवर्सिटी है। श्रीलंका में कौन कौन लोग हैं मैं बता देना चाहता हूं। सिंहाला जिसको बोला जाता है, इनकी तादाद 74% है, नंबर 1 पे है। दूसरी तादाद श्रीलंकन तमिल का, इनकी तादाद 11.4% है और इंडियन तमिल की तादाद 4.12% है। ये जो सामाजिक जो संरचना है वह श्रीलंका का इस तरीके से है। और तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि यहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टी सिस्टम नहीं है। चाइना की तरह 1 पार्टी सिस्टम नहीं है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। कई सारे पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट द इलेक्शन में भाग लेती हैं, इस तरह का सिस्टम है। अब सवाल आता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम मैं बताना चाहूंगा। लोकतंत्र का जो बुनियादी प्रिंसिपल है वो इस बात की है कि जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वही पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाएगा। तो श्रीलंका में सबसे ज्यादा सिंहालीज लोग हैं और ये बौद्ध धर्म को मानते हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं ये लोग, और अक्सर सरकार इन्हीं की बनती है और ये लोग माइनॉरिटी में हैं। श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल, ये लोग अल्पमत में हैं, माइनॉरिटी में हैं। ये लोग की तादाद बहुत कम है। 74% तादाद बौद्ध धर्म के मानने वाले सिंहालीज का है, सिंहाला का है और ये हमेशा श्रीलंका में सरकार बनाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? जब कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आने के बाद सबका ध्यान रख रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आने के बाद अपने ही कौम को बढ़ाने की कोशिश करती है और दूसरे कम्युनिटी को नीचे गिराने की कोशिश करती है तो प्रॉब्लम खड़ा होता है। और सेम प्रॉब्लम यही खड़ा हुआ श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के अंतर्गत 1956 में, 1956 में ये सिंहाला की जो गवर्नमेंट है इसने एक कानून पास किया और कानून पास करने के बाद जो सिंहाला जो लैंग्वेज था उसको ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया और कहा कि जितने भी एग्जाम होगा, जितने भी कंपटीशन का एग्जाम होगा सारे सिंहाले लैंग्वेज में होंगे। जितने भी नौकरी के अवसर खुलेंगे वो सिंहाले लैंग्वेज के आधार पर होंगे और ज्यादातर कंपटीशन में, ज्यादातर नौकरी में जो बुद्धिस्ट लोग हैं उन्हीं को लिया जा रहा था। इसको लेकर के जो इंडियन तमिल लोग थे, जो श्रीलंकन तमिल लोग थे, उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन फैलना शुरू हुआ, असंतुष्टि फैलना शुरू हुआ और उनका मानना था कि ये रियल डेमोक्रेसी नहीं है। आप हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, आप हमारे मजबूरियों को नहीं समझ रहे हैं। और सिंहाली लोग अपनी सुपरमेसी को आगे दिखा रहे थे, ऊपर जा रहे थे और इनको बार बार इग्नोर कर रहे थे, इनको बेइज्जत कर रहे थे। तो क्या हुआ, आगे क्या हुआ? 1980 में
श्रीलंकन तमिल लोग और इंडियन तमिल लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था LTTE, जिसका फुल फॉर्म था लिबरेशन टाइगर तमिल इलिम, लिबरेशन टाइगर तमिल इलिम, जिसको श्रीलंकन की गवर्नमेंट ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया, जिसको श्रीलंकन गवर्नमेंट ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया। और बाद में 2009 में, मैं अक्सर अखबार पढ़ता था, 2009 में श्रीलंका का प्रेसिडेंट जो महिंद्रा राजपक्षे थे, उसने पूरी तरीके से जो LTT था, जहां उनका ठिकाना था, जहां पे ट्रेनिंग था, बम गिरा करके पूरी तरीके से नास्ता नाबूद कर दिया। इस समय LTT बिल्कुल ही भूमिहीन हो गया है, बिल्कुल कहीं नहीं है ये, जो डेमोक्रेसी को तोड़ रहा था। तो इस तरीके से वहां पे संगठनों ने संघर्ष किया, संघर्ष में उन्हें सफलता मिली, कई जगह पे नहीं मिली, लेकिन आज के टाइम में अभी भी समस्या बना हुआ है श्रीलंका के अंतर्गत। श्रीलंकन इंडिया के जो तमिल लोग हैं और श्रीलंकन तमिल लोग हैं, ये लोग नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट को जोड़ करके एक नए कंट्री की मांग कर रहे थे। कहां पे? श्रीलंका के अंतर्गत। वो चाहते थे कि श्रीलंका को तोड़ा जाए और हम अपने एथनिसिटी के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से एक कंट्री बनाएं जिसमें हमारा शासन हो, हमारा बात चले, हमारा लैंग्वेज हो, हमारा कल्चर हो, हमारा भाषा हो। लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। तो श्रीलंका के अंतर्गत जो पावर शेयरिंग जो दिखाया गया है बेल्जियम के अंदर, उस तरह का पावर शेयरिंग श्रीलंका के अंदर नहीं हो पाया है। वहां पे आज भी इसको लेकर के प्रॉब्लम चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो सब टॉपिक है वो ये है कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल? ठीक है, आवश्यक क्यों है? तो मैं बताना चाहूंगा कि पावर शेयरिंग के डिजायरेबल के कई सारे कारण हैं। ठीक है, पावर शेयरिंग के डिजायरेबल के कई सारे कारण हैं। अगर पावर शेयरिंग बेल्जियम नहीं अपनाता तो बेल्जियम कई सारे टुकड़ों में बट गया होता, बेल्जियम के कई टुकड़े हो गए होते, कई कंट्री बन गया होता। लेकिन उसने पावर शेयरिंग को अपनाया और बेल्जियम ने अपने कंट्री को टूटने से बचा लिया। तो अगर आप कंट्री को टूटने से बचाना चाहते हैं तो आपको पावर शेयरिंग इसमें हेल्प करता है। नंबर 2, ऐसा कंट्री जिसमें मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, कई धर्म को मानने वाले हैं, उसमें अगर पावर शेयरिंग कर रहे हैं, आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उसकी भी प्रॉब्लम वहां सुनी जाती है, बहुसंख्यक की भी प्रॉब्लम सुनी जाती है, मेजोरिटेरियन की भी प्रॉब्लम सुनी जाती है, और इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और कॉन्फ्लिक्ट की संभावना कम रहती है। तीसरा पॉइंट, लोगों का कंट्री के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ता है। अगर उन्हें मौका मिलेगा सरकार में जाने का, उन्हें मौका मिलेगा मिनिस्टर बनने का, तो उन्हें अपने वतन से मोहब्बत होगा, उन्हें अपने कंट्री से मोहब्बत होगा, और फिर उनके अंदर जो ट्रस्ट है देश के प्रति वो बढ़ेगा। और डिजायरेबल इस वजह से भी है कि कई बार माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, दंगा होता है, फसाद होता है, तो इन सारे चीजों को भी ये खत्म करता है। अगर माइनॉरिटी ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो उसकी आवाज वहां जाएगी, जब आगे जाएगी तो उसके प्रॉब्लम को सुना जाएगा। तो ऐसे हालात में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई है, जो वार है, उससे बचा जा सकता है। तो इस कारण से मैं समझता हूं कि पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल in that country where multicultural society, where society is not heterogeneous, where homogeneous, ऐसा समाज जहां पे होमोजेनियस सोसाइटी नहीं है, हेट्रोजेनियस सोसाइटी नहीं है, होमोजेनियस सोसाइटी नहीं है।
तो कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है और ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो ये श्रीलंका का जो पार्ट है वो खत्म हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है 10th क्लास में? 10th क्लास में क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन तमिल एंड सिंहाली इन श्रीलंका। श्रीलंका के अंतर्गत तमिल और सिंहाला लोगों के बीच, इंडियन तमिल और सिंहाला के बीच क्या कॉन्फ्लिक्ट था, यह सवाल आ सकता है। दूसरा सवाल आ सकता है कि क्या श्रीलंका को पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट मेजोटेरियन। तो इस तरह से तमाम तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरे लेक्चर से आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा तो मैं कहूंगा कि मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पे बटन दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ ये लेक्चर कंटिन्यू जारी रहेगा और अगला जो लेक्चर मेरा बनेगा, वीडियो बनेगा, वो इंडिया में किस तरह से पावर शेयरिंग अप्लाई किया गया है उसको लेकर बनेगा। तब तक के लिए जय हिंद।